नमस्ते, मैं आराधना अग्रवाल नमस्ते आप नमस्ते। लोगों का द पोएटिक मी चैनल में स्वागत करती हूँ। मुंबई एक सपनों का शहर है। यहाँ लोग सपने लेकर आते हैं और साथ में जो साथ लाते हैं वो उनकी कला होती है। अपनी कला को विश्व में प्रदर्शित करने के लिए कितने कलाकार, लाखों लोग हर साल मुंबई आते हैं और मुंबई उन सबों के सपनों को पूरा करती है। तो ऐसे ही एक स्वप्नजीवी व्यक्ति हमारे साथ है, जो हमारे मेहमान है। वो म्यूजिक जगत के, संगीत जगत के जानी मानी हस्ती है, श्री अजय सिंघानिया जी। वो 40 सालों से मुंबई में है और आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। आप हमारे चैनल में थैंक यू आए, थैंक यू। आपने नमस्कार नमस्कार। हमें अपना समय दिया और अपने बारे में आप हमें कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि म्यूजिक आपका जुनून है और आपको करियर में इसे बदलना है? जी ये स्कूल टाइम से ही म्यूजिक तो कर दिया था मैंने शुरू। इंटरेस्ट आया था, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज ये फैमिली में तो था नहीं म्यूजिक। तो इसके लिए स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारे बड़े भाई साहब हैं अरुण सिंघानिया, वो हॉस्टल में रहा करते थे। तो उन्होंने अपने उनका जो माहौल था वो म्यूजिकल माहौल था जी हॉस्टल में। तो क्या हुआ कि हमने तो कभी गिटार देखा नहीं था या कोई इंस्ट्रूमेंट देखे नहीं थे और कभी जी टच भी नहीं किया था। तो छुट्टियों में भैया आए तो गिटार लेके आए घर पे। आई वॉज शॉक कि अरे ये क्या चीज है ये भाई। तो पता चला कि ये तो फिर फिल्मों में देखा करते थे हम। तो भैया जब लेके आए गिटार, तो अब वो भी छोटे, भाई 3-4 साल मेरी से उम्र में, मैं 16-17 साल का, वो भी 20 साल के। तो अब भैया है तो हाथ नहीं लगाने देते गिटार। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। वो हाथ नहीं लगाने देते थे भैया कि भाई मेरा गिटार को कुछ हो नहीं जाए। तो मैं छुप करके जा करके, वो जब नहीं लॉक करके रखते थे, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने गिटार को मौका मिला, मैंने स्ट्रम किया, तो आई वाज वेरी शॉक कि इट्स जस्ट वंडरफुल साउंड एक्चुअली। तो बजाना तो आता नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट देख करके या जी आप कुछ कह रहे थे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिर भैया ने अलाउ किया मुझे कि ठीक है ये काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो मुझे भैया बजाने देते थे, लेकिन आता नहीं था। तो भैया ने मुझे सबसे पहले, मेरे गुरु रहे मेरे अरुण भाई, जो मुझे बताया कि ये कॉर्ड्स ऐसे बजेगा। फिर भैया तो सीखते नहीं थे, वो तो सर्कल में बजाते थे। मैंने कहा यार वो तो सीखना पड़ेगा। तो लोकल में हमारे एक गुरुजी थे, प्रबीर बख्शी साहब। उनके पास में 1-1.5 महीना तकरीबन मैंने ज्वाइन किया। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर मैं चला गया कोलकाता। कोलकाता में हमारे बहुत बड़े गिटारिस्ट टीचर हुआ करते थे, कार्लटन किटो साहब, जो अभी एक्सपायर हो गए। वो, उनके पास में करीबन 1 साल सीखा। तो उसके बाद भी फिर उनको टाइम नहीं होती, तो मैं चला गया मेरे दूसरे गुरुजी के पास में। उनका नाम है छोटन बैनर्जी। तो मेरी जो भी शिक्षा प्राप्त हुई मुझे कोन नगर छोटन बैनर्जी से ही हुई, जी मेरे गुरुजी जो हैं। जी तो वहाँ पर फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया। जी और फिर थोड़ा बहुत सीखा था मैंने। तो 1980s में मैं मुंबई पहली बार आया। ओके जी। हाँ, और फिर रिटर्न चला गया था। अच्छा, फिर कैसे आना हुआ? ये है बात। फिर आना आप हुआ मतलब नहीं, 80s में जब मैं आया था एक्चुअली, मैं मेरे आई वाज सो कंफ्यूज। मैं छोटे में इतना कंफ्यूज था जी कि मैं स्टेट बॉक्सिंग भी खेला हूँ, कराटे भी करता था, तो सब हम्म कुछ स्पोर्ट्समैन टाइप का था पहले। हम्म और उसके बाद में फिर म्यूजिक भी थोड़ा बहुत करता था, सिंगिंग भी थोड़ा बहुत करता था, तो सब कुछ थोड़ी थोड़ी थी। तो जी मैंने एक, जैसे बोलते ना कि बिना एड्रेस कहीं चले जा रहे हैं, पॉकेट में एड्रेस ही नहीं और हम चले जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था। फिर तो मैं मुंबई 80s में आया था, 1980 में। हम्म। तो एक पिकनिक में गया था मैं। वहाँ किसी से मुलाकात हो गई, तो बोले कि मेरे डैडी इज राइटर। ओके वो जो अनुभव है, दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा लाइफ का जो मोड़ वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। हम्म। मैं उनके घर पे गया। उनका नाम था नानजी आर सांवला। ओके तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, मैं कल्याण जी आनंद जी के पास में आपको भेजता हूँ।
आप देखो, बात करो तो मैं तो शॉक हो गया कि भाई इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उन दिनों के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दैट टाइम। मैं उसमें डबल डेकर बस चलती थी, मैं चला गया वहाँ उनके पास में 80s में। और गया तो फिर वो मुझे बैठाए, आनंद जी साहब ने बैठाया मुझे। और मैं देखा अंदर में अलका याग्निक और ये सब लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। तो मैं तो बोला कि भाई स्वर्ग देख रहा हूँ। सही बात है। तो आनंद जी साहब ने मुझे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं? मुझे कहा कि भाई आप करते क्या है? तो मैंने कहा कि भाई मैं सब कुछ करता हूँ। ओके। हाँ, मैंने कहा कि भाई मैं डांस भी कर लेता हूँ सर, मैं गाना भी, मैं बोले आज जितना भी अंदर में है सब बता दूं, आज ही एक मौका मिला है मुझे। मैंने कहा कि मैं डांस भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, कराटे भी करता हूँ, बॉक्सिंग भी करता हूँ, डांस भी, सारी चीजें करता हूँ। तो आनंद जी ने मुझे कहा कि क्या भैया बिना टिकट आए थे मुंबई? मैंने कहा कि भाई सर नई टिकट लेके आया हूँ। तो बोला कैसे लिया टिकट? पहले डिसाइड किया कि मुंबई जाना है तो मुंबई की टिकट करवाई, फिर उसके बाद मुंबई की ट्रेन में बैठा, उसके बाद मुंबई पहुंचा। बोले एग्जैक्टली सर, ऐसा तो नहीं कि भाई स्टेशन गए, बोले कहीं की भी टिकट दे दो और कोई भी ट्रेन पकड़ ली और कहीं भी उतर गए। तो इशारा तो समझ गया मैं। वो जो उसके बाद फिर जो उन्होंने समझाया मुझे कि आप यू हैव टू सेलेक्ट, एक चीज आपको करना है। क्या करना है जो डिसाइड करो, आपको बॉक्सर बनना है, आपको एक्टर बनना है, क्या करना है आप डिसाइड करो और वो काम करो। फिर मैं एकदम आधा घंटा उनके बिल्डिंग के नीचे बैठ गया मैं आकर के, ये क्या हो गया। लेकिन समझ में आया बाद में कि इन्होंने मुझे प्रॉपर एड्रेस बताया लाइफ का। इसके पहले बिना एड्रेस में चल चल रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे प्रॉपर एड्रेस बताया। घर पे आया, मुंबई में मुरुड में रहता था मैं दीदी के यहाँ पर। और मैंने कहा दीदी मैं जाना चाहता हूँ। तो टिकट करवाई, फिर हम चले गए। फिर वहां से सीखना शुरू किया, मेरे गुरुजी लोग जो कोलकाता में सीखना शुरू किया मैंने, काफी दिन सीखा। और 85 में तब तक मेरे गुरुजी मुंबई शिफ्ट कर गए थे। छोटन था, वो मुंबई आ गए थे, तो वहां अकेला हो गया था, फिर वो सीखना बंद हो गया था। तो सडनली मुंबई में मुझे एक बार कोलकाता स्टेशन में गुरुजी मिल गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम परेशान नहीं हो, तुम मुंबई आ जाओ मेरे पास। उन्होंने एड्रेस दिया तो फिर मुंबई आया, 85 में मुंबई आया मैं। जी। तो आपको और फिर रह गया। अच्छा, तो आपको पहला ब्रेक किसने दिया? आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, ताकि जो आते हैं लोग आपको सुन के उनको हौसला मिले कि हाँ, स्ट्रगल, संघर्ष जरूरी है कुछ भी हासिल करने के लिए। किस तरह का संघर्ष नहीं उन दिनों आपने किया? नहीं, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो किया ही है। मैं आया तो सरवाइव करने के लिए। देखिए जिस फैमिली से आया हूँ वहाँ फैमिली सपोर्ट तो मिलता नहीं है अपने को, अपन जिस फैमिली से हूँ, तो एक चैलेंजिंग था। लेकिन मैंने कहा मैं रिटर्न तो जाऊंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा जरूर। तो अब सरवाइव करने के लिए मुझे जो चाहिए था तो मैंने होटल्स में बजाए यहाँ। हाँ हाँ, मैं जब आया था तो 85 में आई यूज टू प्ले इन होटल्स। ओके। तो लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं बजाता था मैं, वो जी, 15 दिन बजा करके फिर पैसे निकल गए, फिर वो प्रैक्टिस और सीखना चालू करता था, ऐसे करता था। तो वो तो ब्रेक दो कौन तीन साल देता था? मतलब होटल्स ब्रेक में नहीं, कैसे, होटल्स में मतलब? तो ओके ओके। होटल्स में जब बजाते थे तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे। जी। तो आप अपना तो गिटार बुलाकर, लेके पहुंच जाते थे और बोले मैं बजाना चाहता हूँ, कुछ कुछ नहीं 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 ऐसा नहीं, था? हम बात, नहीं नहीं, ऐसे हाँ पहचान दोस्ती, भाई मैं भी गिटार बजाता हूँ, बस हाँ। ठीक है एक बार लेके आ जाओ। तो हम्म। होटल्स में तो सरवाइव के लिए काम करते थे हम। जी। उसके बाद? लेकिन उसके बाद में आ, हमारे गुरुजी चले गए। चले जाने के बाद में मुझे सबसे अच्छा ब्रेक जो मिला वो रमेश अय्यर जी हैं। अभी अभी लास्ट ईयर उनका इंतकाल, वो एक्सपायर कर गए। तो वो इंडिया के फाइनेस्ट म्यूजिशियन थे, वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। जो हमारे बॉम्बे इंडस्ट्री में पंचम दा, कल्याण जी आनंद जी, या लक्ष्मीकांत जी, अपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, सबके साथ बजाया करते थे रिकॉर्डिंग्स में। तो उनको फिर मैंने ज्वाइन किया और उनके साथ साथ में फिर वो सारा दिन उनकी रिकॉर्डिंग में जाया करता था मैं।
तो 6 साल फिर बाद में क्या हुआ कि रमेश जी और प्रदीप लाड जी, ये दोनों की जोड़ी बन गई, इन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया। तो इनके म्यूजिक डायरेक्शन में फिर मैं इनके ग्रुप में आ गया और काफी कुछ सीखने को भी मिलता था और इनको असिस्ट करने लगा मैं रमेश जी को। तो रमेश जी से और सारी रिकॉर्डिंग्स में, या पंचम दा की रिकॉर्डिंग से, या प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग से, या कल्याण जी या उषा खन्ना, जितने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, इनके साथ जाया करता था। तो कभी कभी मुझे बजाने का भी मौका मिल जाया करता था कि भाई हाँ भाई तुम भी गिटार लेके बैठ जाओ, क्योंकि पहले सब एनालॉग टाइप से हुआ करता था, डिजिटल नहीं था। तो उसमें 5-5, 6-6 म्यूजिशियन बैठ करके गिटार बजा रहे हैं, तो उस टाइप से फिर वो एक मैं भी बैठ जाया करता था। तो काफी सारी बैकग्राउंड्स या ऐसे रमेश जी के साथ में, वो जो सबसे बड़ा एक ब्रेक मुझे रमेश जी के थ्रू मिला था। तो पहला प्रोफेशनल जो आपने कहा, पहला प्रोफेशनल आप सारेगामापा में आप थे, उनके उसके बारे में बताइए। सारेगामापा कुछ हमारे मित्रों ने, एक्चुअली उस समय तो इस टाइप के टीवी शोज थे नहीं। तो उनके जो डायरेक्टर, उन्होंने किसी ने जो जी टीवी के थ्रू उन्होंने एक प्रोग्राम को ये किया था, तो लोगों तक पहुंचाना भी था। तो उसमें बैंड म्यूजिशियन में मैं था गिटारिस्ट। आई वाज द फर्स्ट गिटारिस्ट इन सारेगामा। तो वो कितने बजाया, लेकिन सालों मैं तक, बहुत ज्यादा दिन कितने नहीं, बहुत सालों ज्यादा तक? दिन नहीं बजा पाया। अच्छा अच्छा, उसके बाद? बहुत काफी एपिसोड्स किए मैंने, लेकिन मुझे दिक्कत ये थी कि मैं ये करने नहीं आया हूँ, टीवी सीरियल में बजा रहा हूँ वो करने नहीं आया था। एक्चुअली आई वाज बी ए कंपोजर, मैं कंपोजर के हिसाब से आया था। तो जितना दिन मैंने किया, बहुत अच्छी टीम थी और बहुत अच्छे लोग भी थे, बहुत अच्छा शो भी था काफी, लेकिन मन नहीं लगा। ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया। आप अपने करियर अचीवमेंट्स के बारे में बताइए सर। करियर अचीवमेंट ऐसा है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया मैंने। सर हर महान व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं। अचीवमेंट यही है कि मैं इसलिए मैं लेकिन आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई लाइफ, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वो बराकर छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत छोटी सी जगह है। लेकिन मैंने वहां से आकर के और यहाँ मुंबई में ऑलमोस्ट 90% बड़े बड़े सिंगर्स को मैंने गवाया है। तो दैट इज माई अचीवमेंट, दैट इज माई सेटिस्फेक्शन, ये कृपा है। तो सर कहाँ कहाँ आपका म्यूजिक है, अगर हम सुनना चाहें तो कौन कौन सा नहीं म्यूजिक के ऐसा एल्बम से जहाँ नहीं, मैं हम नहीं, आपको सुन सकते नहीं तो बाद में हमने मेरे एक हमने एक जोड़ी बनाई थी म्यूजिक डायरेक्शन के लिए। जो मेरे पार्टनर थे वो परेश शाह, तो दोनों मिलकर के हम काफी 20 साल तक जो है, तकरीबन 20 साल तक हमने सीरियल्स में काफी म्यूजिक दिया है। SR पर से सारे चैनल्स में कम से कम सैकड़ों सीरियल्स हमने किए हमने। तो तो सर 40 परेश शाह साल और मैं पहले, मिलकर के, ओके सर, 40 साल पहले का मुंबई कैसा था सर? मुंबई वॉज ब्यूटीफुल। वो मुंबई, उस समय जो मुंबई था, हाँ कुछ जो चीजें थी, जो वो लैंग्वेज जो तब की थी, वो आप शब्द नहीं था उसमें। अच्छा। आप जैसे बंगाली में भी बोलते हैं ना अपन, तू ही मैंने तो उसको आप अपनापन से बोलते हैं। तो ये लोग भी तू करके बात करते थे पहले। अब लेकिन है काफी सब आप जान गए, क्योंकि बाहर प्रांत के लोग आकर के, लेकिन उसमें भी एक स्वीटनेस था उनका, उनके तुम में भी एक स्वीटनेस था। एंड पहले के जो लोगों में डिसिप्लिन, जो मुझे मैं कभी नहीं भूल सकता वो डिसिप्लिन को, दैट वाज द ट्रैफिक डिसिप्लिन। लोग जब एक कोई भी गाड़ियां चल रही है रास्ते पे, किसी को भी अगर बैरियर या सिग्नल आता था तो एक हाथ निकाल करके वो ऊपर करते थे वो। दैट आई कांट फॉरगेट, इट वाज सो डिसिप्लिन मुंबई। एक हाथ को, रिक्शे वाला भी है तो अगर उसको ब्रेक करना है, रुकना है, तो वो उस चीज को हाथ ऐसे करके बाहर से इशारा करते थे पीछे वाले, ताकि धीरे हो जाए, रुक जाए। अभी तो कुछ है नहीं। तो सर ये पहले, पहले का स्ट्रगल कैसा था आपका, मतलब कैसे जब आप मिलते थे बड़े लोगों से, अपने काम के बारे में बताते थे, तो किस तरह से वंडरफुल। आपको लेते थे, वेलकम करते थे, कैसा स्ट्रगल, कैसे नए न्यू कमर्स को कैसे वो कुछ अटेंड नहीं है, करते मैं थे? बता, नहीं अभी तो सिस्टम, अभी तो आप किसी की रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो जाने भी नहीं देंगे आपको। पहले क्या, आप आप कौन जब है? आए थे, आप जब आए थे सर? नहीं नहीं, अभी अभी हाँ इन दिनों। अभी। और पहले क्या है कि अगर RD बर्मन साहब की रिकॉर्डिंग हो रही है, हम्म। तो आप बिल्कुल
विदाउट परमिशन आप चले जाइए और फ्लोर में जाके बैठिए आप। प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग, बड़े बड़े जो रिकॉर्डिंग्स हुआ करती, जो 100 म्यूजिशियन एक साथ बजा रहे हैं, अन्यथा आप वहां कोई नॉइस मत कीजिए और जाके सारा दिन आप बैठ सकते हैं। आप सीखिए, आप बैठिए, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहचान नहीं है, आप जाके बैठ सकते थे। अभी तो स्टूडियो में आप जा ही नहीं सकते विदाउट परमिशन कि भाई किसका किसका काम चल रहा है। वो काफी चीजें हैं, तो ये बदलाव तो है। तो सर आप जब यहाँ आए थे, आपको फायदों म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चेंजेस, आपको अभी बदलाव, और क्या बदलाव दिख रहा है आपको? एक तो आपने बताया कि पहले बहुत नहीं, आराम से आप पहुंच सकते थे, बड़े लोगों से मिल सकते थे, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। अभी ये एक दिक्कत है कि आपको किसी सोर्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो और क्या सहूलियत आप लोगों को मिली और वो अभी नहीं है, ऐसा नहीं, क्या है? सोर्स तो आपको, सोर्स तो चाहिए, सोर्स तो आपको हमेशा चाहिए होते हैं, लेकिन सोर्स के अलावा आपको काम तो मालूम होना चाहिए। पहला आपको काम अगर मालूम है तो ही टैलेंट सोर्स काम होना आएंगे। चाहिए, आप में टैलेंट टैलेंट तो होना होना चाहिए। चाहिए। जी मेहनत अगर नहीं करते हैं आप और कुछ है नहीं, तो सोर्स एक बार आप चले जाएंगे, फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा। तो जी ये तो सोर्स की तो बात हमेशा ही वो है। सबसे पहले तो काम तो पता आपको आना चाहिए। जी जी जी। तो सर आपको क्या लगता है, आज की तारीख में म्यूजिशियन बनना आसान है कि पहले आसान था सर? पहले तरक्की आसान थी कि अभी तरक्की आसान? देखिए, आसान तो कभी भी नहीं था। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी चीज में कभी भी आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको आपको ये करना है कि मुझे करना है। आपके दिमाग में आपको एड्रेस बैठाना है, मुझे यहाँ जाना है, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में, देखिए, पहले के हिसाब से और आज की तारीख में इतना अच्छा है कि पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पर कमर्शियल वाइज आज की तारीख में बहुत अच्छे हैं। लोग प्रमोशनल वाइज। कमर्शियली जो है, हम्म। हाँ, कमर्शियली पहले इतना बजट या डिजिटल मीडियम पेमेंट नहीं नहीं था। हुआ करता था, हम्म। नहीं था। आज वो 8 डिजिट 9 डिजिट में भी पहुंच जाते हैं, करोड़ों में काम हो रहा है। पहले लोग सोच भी नहीं पाते थे। तो अभी नई न्यू जनरेशन इस चीज को बढ़ावा दिया, इन्होंने अपने आप को मार्केटिंग किया और वो ये चीज किया। दूसरी बात, ये कमर्शियल बात। अब म्यूजिकली मैं अगर कहूँ तो म्यूजिकली पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पहले बंदिशें हुआ करती थी, लोग घर में कोई बच्चे सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे भी इतना सुंदर और इतना अच्छा, इतने टैलेंटेड आ रहे हैं बाजार में, मार्केट में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब बच्चे सीख भी रहे हैं और सारी पेरेंट्स लोग भी बहुत उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करते हैं बच्चों को। पहले तो नहीं था इतना सपोर्टिव काइंड ऑफ नेचर, तो था नहीं लोगों का। तो सर अब आपकी बहुत पहली पहली इनकम क्या थी सर एज ए म्यूजिशियन? सर ये सही मैं है, नहीं पूछना चाहिए लोगों से उनकी पहली इनकम, बट मैं सिर्फ ग्रोथ के लिए मैं पूछ रही हूँ। पहला आपका चेक जो मिला था आपको आपके टैलेंट के थ्रू, वो कितने का मैं था? फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब मैं फर्स्ट एकदम पहला स्टेज किया था, मेरे गांव में ही लोकल एक ऑर्केस्ट्रा थी, तो उनके साथ में एकदम पहला स्टेज में जब गया था मैं शो करने के लिए, तो मुझे 27 रुपये मिला था। सर बॉम्बे की बात करिए आप। बॉम्बे में अच्छा, आपको मुंबई में। जी सर। तो मुंबई में तो एक्चुअली ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि पहला उस हफ्ते नहीं, होटल्स में बजाते थे, फिर स्टेज में आ गए, शो लाइन में शोज करने लगे, फिर शोज के बाद में स्टूडियो भी करते थे और रिकॉर्डिंग भी करते थे। तो तो ऐसा वो कोई फिक्स इनकम नहीं होता था, जैसे क्लाइंट्स होते थे उस हिसाब से। और उस टाइप का कुछ याद नहीं है कि पहला क्या था क्या नहीं, कुछ ऐसा। ओके। तो सर आप आपके कई म्यूजिक स्कूल्स हैं, आप म्यूजिक स्कूल्स के आप ओनर हो, तो आप बताइए म्यूजिक स्कूल खोलने का आइडिया आपको कैसे आया, कैसे आप प्रेरित हुए कि आपको म्यूजिक स्कूल खोलना है? हाँ, म्यूजिक एक्चुअली मेरे 2 बेटे हैं, पंचम और ऋषभ। एंड वो भी मेरे प्रोफेशन में ही है, म्यूजिक, वो लोग म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। तो वो काफ़ी फिल्म्स और सीरियल्स में बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं वो दोनों। तो अब बड़े हो गए, वो काम संभाल लिया उन्होंने, तो मैंने कहा कि अब मैं अपना म्यूजिक थोड़ा सीखना भी चाहता हूँ और
स्प्रेड भी करना चाहता हूँ। तो 2015 में मैं वेस्ट बंगाल से ही, अपनी जगह से ही शुरू की थी मैंने स्कूल। तो आई स्टार्टेड इन दुर्गापुर, कोलकाता, और इससे अभी तो काफ़ी सारे ब्रांचेस में कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया कर रहा हूँ। तो ये एक अभी नाउ आई एम गॉट अ पैशन फॉर दिस टीचिंग ओनली। तो मैं टीचिंग में भी ज़्यादातर, और तो सीखना, मुझे सीखना भी है। तो कितने स्कूल हैं आपके म्यूजिक स्कूल अभी तक? नहीं, अभी तो 4 ब्रांचेस दुर्गापुर में हैं, कोलकाता में 4 ब्रांचेस खुल रही हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी 1 साल से जो है सब डिस्टर्ब हैं, बट बच्चे जूम में कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे करते हैं, ये चल रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब जब आप आपके स्कूल से अगर कोई पास आउट होता है तो क्या आप उन्हें काम भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, क्या है आपके स्कूल में? नहीं, सर्टिफिकेट सिस्टम नहीं है। अच्छा। जो हमारे अभी फिलहाल तो नहीं है सर्टिफिकेट्स, मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ, वो गवर्नमेंट से भी बात करनी पड़ेगी उसके लिए। और काम की तो देखिए, काम की कोई गारंटी होती नहीं है। मैं कैसे कह दूंगा कि भाई मैं काम दूंगा? अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनको काम की तो कभी दिक्कत नहीं आती। तो सर आप उन्हें कंपटीशन में भेजते हो, आप उन्हें मैंने प्रेरित करते हो कि आप वो जगह जगह प्रदर्शन करें अपने सीखे हुए कला? हाँ, प्रदर्शन करने के लिए बच्चे जाते हैं, स्कूलों में जाए वो, लेकिन कंपटीशन वर्ड को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। कंपटीशन एक्चुअली, मैं जो आपने जो कहा था सारेगामा क्यों, आपने पूछा नहीं मुझे सारेगामा क्यों छोड़ा था, मैंने सिर्फ इस एक शब्द के लिए छोड़ दिया था। अच्छा जी। उसमें बोलते थे कि भाई सुरों का महायुद्ध, और युद्ध वर्ड। हाँ, ये युद्ध वर्ड से मुझे नफरत है कि संगीत में युद्ध कहाँ आ गया भैया। जी जी। तो ये युद्ध वर्ड से मुझे हमेशा की, संगीत तो मैं बजाऊंगा, आप मुझे प्रेम करना चाहिए मेरे म्यूजिक से। तो सर युद्ध का किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है सर? वेस्टर्न म्यूजिक, नहीं, मैं इंडियन? तो गिटार बजाता हूँ, तो मैंने जैज पद्धति से सीखा है मैंने, और इंडियन क्लासिकल सीख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन सारे टाइप के म्यूजिक आई लव सारे। हमारे प्रांत में तो काफी फोक भी है और ये भी है, तो मैं सब म्यूजिक तो म्यूजिक है, तो इट्स अ सर काइंड ऑफ बेबी। फ्यूजन फ्यूजन भी करना पसंद करते हैं जैसे वेस्टर्न एंड नहीं, इंडियन? वो फ्यूजन नहीं मैं थोड़ा सा आप पसंद नहीं जैसा करता। है म्यूजिक उसी को उसी रूप में आप प्रस्तुत करना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो सर आप ये बताइए कि आपका जो अभी के जो आते हैं लोग आते हैं, मुंबई आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के सामने? क्योंकि अभी आपने कहा कि आपके दोनों बेटे हैं जो म्यूजिक वर्ल्ड में है, मुंबई में सेटल्ड हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उन नए नए लोगों के लिए जो सिर्फ एक गिटार लेकर आ गए, गले में सुर लेकर आ गए और उन्हें अपने नहीं, आप को हाँ जी, यहाँ पर प्रतिष्ठित करना है सर? देखिए, एक जो सबसे, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, हमारे म्यूजिक में या किसी भी फील्ड में बताती है, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो म्यूजिक से रिलेटेड मैं बताता हूँ कि 2 चीज ये है कि पहला तो गुड टीचर, अच्छा गुरु, और दूसरा नंबर अच्छा प्रैक्टिस। इससे इसके बाहर कुछ नहीं है। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करती हैं और टीचर अच्छा नहीं है तो बेकार हो जाएगा, और बहुत अच्छा टीचर है मगर आप प्रैक्टिस नहीं करती हैं तो बेकार है। ये सारे बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि गुड टीचर, और वो जब अचीव कर लेते हैं, अगर दोनों चीज अगर मिलती है, बहुत लकीली मिलती हैं। प्रैक्टिस उसके हाथ की चीज है, लेकिन अच्छा टीचर मिलना बहुत लक की बात होती है। तो अगर टीचर मिल गए और अच्छा प्रैक्टिस है तो फिर किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बच्चों को मैं आजकल ये बोलता हूँ कि म्यूजिक के साथ में उनको टेक्नोलॉजी भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। उनको उनकी टेक्नोलॉजी, आज के बच्चे हैं भी, लेकिन उनको जो भी अगर प्रोफेशनली अगर म्यूजिक करना चाहते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी थोड़ा सा साथ में जुड़ना पड़ेगा। बिकॉज क्या है कि आप फिर डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड तो लाइफ में होना ही है, मगर जितना कम से कम लाइफ में डिपेंड रहें। फिर आप अगर सिंगर हैं तो पता चला आप किसी अपने गाने को किसी रिकॉर्ड के लिए आप में डिपेंड है कि अरे वो कर दो थोड़ा काम, ये कर दो। तो टेक्नोलॉजी अगर की जानकारी है तो डिपेंडेंसी जो कम जाती है। तो सर अभी आज की तारीख में आप कौन से प्रोजेक्ट में बिजी हैं सर, आप और आपके बच्चे सर? बच्चे तो अभी सीरियल्स कर रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन में, बस लॉकडाउन के बाद एक सीरियल शुरू हुई है, वो कर रहे हैं। और वो आप सर?
अभी आप मैं अभी मेरे स्कूल्स के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। आफ्टर द लॉकडाउन जस्ट आई हैव टू गो फॉर द स्कूल ओनली। और जी। कंपोजिशन तो कर ही रहा हूँ, मेरे कंपोजिशन और म्यूजिक डायरेक्शन तो चालू ही है। तो सर आपने कहा था आपने बहुत सारे गायकों को के साथ काम किया है, सर कुछ नाम बताइए ना सर। नहीं, नाम मतलब सुरेश जी भी किए हैं, बहुत बहुत किए हैं। रूप कुमार राठौर जी बहुत किए हैं। और अनुराधा जी ने भी गाया है। और अपने साधना सरगम जी ने बहुत गाया है, शान ने गाया है, काफी लोगों ने, जितने भी हमारे समय में होते थे सबने गाया है। तो सर पहले के जो हरी सिंगर थे। हरी अभी अभी मैंने लास्ट ईयर हरिहरन जी को गवाया। जी सर। जी सर। दैट इज अ बिग अचीवमेंट बिकॉज आई लव दैट पर्सन। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं हरी जी को गवाऊं। तो लास्ट ईयर ही मैंने उनसे एक डिवोशनल सॉन्ग गवाया मैंने। तो सर इन सब महान हस्तियों में और आज के जो नए आते हैं म्यूजिशियन, उनमें आप क्या अंतर देखते हैं? क्या वो डिसिप्लिन्ड है कि बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, बहुत जल्दी वो कुछ हासिल करना चाहते हैं? आप पे क्या हाँ, अंतर नए बच्चों दिखता में है? है वो पेशेंस नहीं है, नए बच्चों में पेशेंस नहीं है। और ये बहुत स्थिर है। एक एक्चुअली दो संगीत है, एक हमारे कर्नाटकी संगीत और नॉर्थ, हमारे जो इस तरफ की, जो नॉर्थ तरफ की संगीत है। जी। दोनों के संगीत में, जैसे हमारे नॉर्थ की संगीत में बहुत ठहराव है जी। और कर्नाटक की संगीत बहुत चंचल है। वो अच्छा। आप कभी कर्नाटक की संगीत सुनेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जी। तो वो ठहराव जो है वो नहीं है, आज बच्चों में नहीं है। वो ठीक है, वो धीरे धीरे, लेकिन वो मिच्योरिटी और अनुभव से वो ठहराव आता है। इसके मतलब ये नहीं कि बच्चे अच्छे नहीं हैं। बच्चे सीख के आते हैं, आजकल बच्चे बहुत सीख रहे हैं। और बहुत सीख करके और वो जब आते हैं तो थोड़ा सा उनको ये रहता है, पेशेंस कम रहता है कि भाई मुझे आज ही सब कुछ मिल जाना चाहिए, आज ही मिल जाना चाहिए। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए ना। लेकिन समय के पहले मिलना भी वो एक दिक्कत वाली बात होती है कि भाई समय के पहले अगर मिल गया तो मुश्किल हो जाती है। तो सर इजी आप। अवेलेबल तो नहीं होना चाहिए। जी। तो आप किन किन भाषाओं में आपके गीत है, संगीत है? क्या मतलब आपने कौन कौन से भाषाओं में काम किया है? हिंदी, हिंदी तो खैर है ही। यहाँ से हाँ, हिंदी और गुजराती भाषा, विशेष करके हिंदी और गुजराती ही किया मैंने। जी। हिंदी और गुजराती। हाँ, ये सीरियल्स के लिए ज्यादातर मैंने सीरियल फिल्म्स, छोटी छोटी दो तीन फिल्म्स की हैं मैंने, जो चिल्ड्रन फिल्म्स होती हैं। बड़ी फिल्म तो की नहीं मैंने। लेकिन सीरियल्स के आधार पे जो भी म्यूजिक हुआ करता था वो करता हूँ मैं, आज भी करता हूँ। जो बैकग्राउंड में बजते हैं या कुछ इस टाइप के काफी करता हूँ। तो सर जी आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो नए लोग आते हैं मुंबई में? उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मैं तो कैसे? कहूँगा बिल्कुल आए, जी। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और लेकिन जो भी आए, थोड़ा सीखना जरूरी है। बिना परिपक्वता सीखे, के साथ है। हाँ, वो फिर वो क्या है कि अ, फिर दिक्कत आती है। एक टाइम तक तो बिना सीख के आ जाते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन फिर वो बाद में आपको ही दिक्कत देती है। तो जब भी आप आए तो सीखें प्रॉपर, जहाँ भी। और सीखने की जगह जहाँ है आप वहाँ वहीं सीखें। आप अगर बैंगलोर से हैं तो बैंगलोर में सीखिए। आप दिल्ली में है, दिल्ली में सीखिए आप। तो ये मुंबई तो सिर्फ सीखने की जगह नहीं है, ये काम मुंबई करने की जगह है। प्रदर्शन के लिए जगह है, काम के हाँ, लिए। इट्स अ वर्किंग प्लेस। यहाँ हम्म। तो सीखना। और इसके अलावा देखिए, यहाँ बहुत महंगा भी है, बहुत अनकंफर्टेबल, सबके लिए कम संभव नहीं है। टीचिंग भी यहाँ पर बहुत महंगा है, दूसरे प्रांतों में बहुत सस्ता है। मैं जब फर्स्ट टीचर के पास गया था तो मैंने 40 रुपीज पर मंथ दिया था, उनके फीस वही थी। और आज जो है, आज भी बहुत महंगा नहीं है बंगाल में या मुंबई के बनिस्पत। तो बच्चे अगर वहीं सीखते हैं तो और अ, अच्छे होते हैं। टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ सीखे वहीं अच्छा है। तो सर जब आप आए थे यहाँ पर सपने लेकर, आपको क्या लगता, सारे सपने आपके पूरे हुए? हाँ, पहले तो यही सोचूंगा। मैं तो ये सोचा था कि मैंने पंचम दो को गवाऊंगा मैं। इट वॉज माई फर्स्ट डिमांड व्हेन आई वॉज इन स्कूल। मैं जब स्कूल में था तो मैंने सोचा कि यार मैं
पंचम दास सबसे गवाते हैं बड़े बड़े सिंगरों से, मैं उनको गवाऊंगा, ये इट वॉज माई ड्रीम। लेकिन हाँ, गवाया नहीं, उनके साथ बजाया मैंने, उनके साथ 2-3 शोज भी किए थे मैंने एक्चुअली। वो बहुत रमेश जी ने मुझे भेजा था, उड़ीसा के टूर थी, तो उसमें 2-3 शो भी बजाया था मैंने। बट वो लेजेंड आदमी है, नाइस पर्सनालिटी। तो अजय जी, आपको क्या लगता है, बच्चों को सपने देखने चाहिए, सपने पूरे होते बिल्कुल हैं? बिल्कुल 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 देखना चाहिए। आप अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो तो सर जी, सपने। आपने कहा था कि आपके परिवार में कोई सपोर्ट नहीं मिला था आपको, फिर अभी कैसा उनको महसूस हो रहा, और कितने? दे लव माई फैमिली, ईच एंड एवरी। मेरे सारे परिवार में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही करते हैं वो लोग, आपने सबसे प्रूफ ज्यादा करके प्यार। दिखाया, आपने प्रूफ करके पता नहीं दिखाया। प्रूफ का, लेकिन दे लव मी। मेरे बच्चों से लेके बूढ़े बड़े तक जितने भी हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। आपने ये अपने परिवार के बच्चों को ये बताया कि सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, और डरो मत आगे बढ़ने से, सपोर्ट मिले ना मिले, आगे बढ़ो, प्रूफ करो, समाज दुनिया आपके साथ है। सही बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये हमारे मारवाड़ी अब तो काफी करने लगे हैं, बहुत आर्टिस्टिक भी हो गए, इतने अच्छे अच्छे। मैं कभी कभी, हाँ, अग्रवाल फैमिलीज में बहुत कम है एक्चुअली, है बहुत, ये मानना थोड़ा सा टाइम लगेगा, है बहुत। और मैं तो अ, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं मारवाड़ी हूँ, अग्रवाल फैमिली से हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं मैं तो दर्शकों, या बोलिए प्लीज। जबकि मुझे मेरे बराकर वालों ने ही मुझे 2-3 बार सम्मानित भी किया है मुझे, जो कि कभी होता नहीं है ऐसा। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग प्यार तो अब मानते तो हैं, अपनाना थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है कि उनके बच्चे नहीं करे। दूसरे करते तो अच्छा है, लेकिन अपने बच्चे नहीं करे तो वो अभी, लेकिन अभी वो मानसिकता नहीं रही, अभी सब बच्चे भी करते हैं। मुझे फोन आते हैं कि सर मैं कौन सा गिटार लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, तो बहुत बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, और उनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। जो बच्चे होते हैं या कुछ प्रिविलेज बच्चे होते हैं, उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ कि वो सीखे, वो कैसे भी। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। बहुत से गरीब बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्स होते हैं, मैं आई नेवर चार्ज फ्रॉम देम। ओके, तो तो वो सर मेरा एक जो सेवा ही रहता है कि नेत्रहीन होते हैं, और उनको भी हाँ, क्या सिखाया जा सकता है गिटार? एनी टाइम एनी टाइम, अच्छा, वो कोई सीख भी अंग सकते नहीं है वो। हाँ हाँ, संगीत तो देखिए, संगीत ये 2 चीज है। ये आप अनुराधा जी मान के चलिए, आराधना जी, ये 2 चीज है संगीत में। ये 2 चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं है। एक ईश्वर, और दूसरा संगीत। और इसको आपको यहाँ यहाँ महसूस करना पड़ता है। आप संगीत सुनते हैं तो आप कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। आप क्या समझते हैं, ये फिल्म जो देख रहे हैं आप, तो एक्टिंग से रो रहे हैं क्या आप? कभी आप या डर गए आप, तो आप म्यूजिक टीवी को म्यूट करके आप देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, कितनी भी डरावनी पिक्चर हो। बिकॉज ऑफ दैट साउंड यू आर जस्ट कैरिंग। आप सही। हंस रहे हैं, कभी इमोशनली हो जा रहे हैं, कभी लविंग मूड हो रहा है। तो ईश्वर और ये 2 चीज है, इसको सारे बच्चे एक अंग हो चाहे नहीं हो, वो महसूस करते हैं। तो संगीत तो इतनी बड़ी चीज है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शकों को बता दूं, ये मेरे पूजनीय मामा जी हैं, और इन्होंने मेरा ये अनुरोध स्वीकार किया, मेरे चैनल पर ये आए। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। मैं पोएटिक में के जितने भी दर्शक हैं, उन सबसे ये कहूंगी कि सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं। मुंबई आइए, जहां भी आपके सपने आपको लेकर जाए, चाहे कोई भी कला आपके पास हो। ये हमारे उदाहरण है। इन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, बिना किसी सपोर्ट के ये आगे आए, एक गिटार लेकर आए थे, और आज ये म्यूजिक स्कूल चलाते हैं। आप देख सकते हो, एक छोटा सा बीज आज एक वट वृक्ष बन गया है, और इनके तले कई नए संगीतकार
अपने आप को निखार रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे थैंक यू, चैनल थैंक में यू, आए। आपने थैंक यू, हमसे हमारे अपने जीवन के बारे में जो भी है हमसे शेयर किया, हमें प्रेरित किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।